प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि IAS एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं UPSC सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में कोई की कॉन्सेप्ट अगर आया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो उस पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और ये 16 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है टू मैनी टैक्सेस और ये कहता है कि GST काउंसिल को अब जो इनडायरेक्ट टैक्स आर्किटेक्चर GST के द्वारा लाया गया है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए और जो छूट दी गई है इसके अंतर्गत यानी कि जो एग्जेम्पशंस हैं उनको कम किया जाना चाहिए और साथ ही साथ जो टैक्स स्लैब्स हैं जो अभी बहुत ज़्यादा हैं उनको भी कम करना चाहिए। तो आइए आप देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये एडिटोरियल सीधे लिंक होता है GS पेपर 3 के साथ, जहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंतर्गत जो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, तो सरकारें जो रिसोर्सेज को मोबिलाइज करती हैं वो टैक्स के थ्रू भी करती हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे GST जो इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम है अब भारत में। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं इसके की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने से पहले आइए देखते हैं कि मसला क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तरफ रोटी है और दूसरी तरफ एक केरल की डिश है जिसको परोठा कहते हैं और ये देखने में कुछ लच्छा पराठे जैसा है, लेकिन ये जो नॉर्थ इंडियन पराठा है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। ये बनता है मैदा से, जबकि जो नॉर्थ इंडियन पराठा है वो बनता है व्हीट से और भी बनाने की प्रक्रिया में भी थोड़ा बहुत अंतर है। तो ये मामला है कि रोटी पर जो GST लगती है वो है 5% की दर से और परोठा पे ये दर लगाई गई है 18% से। और ये तब हुआ जब बेंगलोर की एक कंपनी जो कि इन परोठा को बेचती है पैकिंग करके, तो उस कंपनी ने टैक्स अथॉरिटी से ये कहा कि परोठा पे भी 5% की GST लगनी चाहिए। लेकिन जो कर्नाटक की टैक्स अथॉरिटी है उसने कहा कि रोटी डायरेक्टली खाई जा सकती है, लेकिन इस परोठा को पहले गर्म करना पड़ता है और फिर खाया जाता है और इसीलिए इसको सेम नहीं माना जा सकता है जैसा कि रोटी है या खाखड़ा है और इसी वजह से इस पे ड्यूटी 18% के हिसाब से लगाई जाएगी। आइए देखते हैं कि और क्या बातें हैं इस विवाद में। तो जो कर्नाटका बेंच है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की, उसने कहा कि जो पैकेज्ड परोठाज हैं इन पे GST लगेगी 18% की दर से, क्योंकि रोटी और खाखड़ा जिन पे 5% की दर से GST लगती है उन्हें गर्म करने की जरूरत नहीं होती है खाने से पहले। और यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कई सारे फूड आइटम हैं जो कि एसेंशियल नेचर के हैं और जो अनप्रोसेस्ड खाए जाते हैं उन पे GST की दर 0 है, लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उन पे हायर रेट्स लगती हैं GST की, जो कि 5% भी हो सकती है, 12% भी और 18% भी। और ये डिपेंड करता है उस खाद्य पदार्थ पर। जैसे कि पापड़ और ब्रेड है तो इस पे 0% GST है, पिज्जा ब्रेड पे वही 5% है। अगर हम नमकीन की बात करें तो अगर वो अनब्रांडेड है तो 5% की दर से और अगर वो ब्रांडेड है तो 12%। और कई सारे टैक्स एनालिस्ट का ये मानना है कि GST में जो स्लैब्स दिए गए हैं जो कि अभी वर्तमान में 0, 5, 12, 18 और 28 हैं, इनको कम किया जाना चाहिए और हमें कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म रेट्स की तरफ बढ़ना चाहिए। तभी ये जो क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स हैं कि कौन सा फूड आइटम किस स्लैब में जाएगा वो कम हो पाएंगे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ बड़े टैक्स क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट किन प्रोडक्ट्स को लेके हुए हैं। तो एक मारिको का पैराशूट नारियल तेल आता है, इसको लेके कंपनी ने कहा कि ये कोकोनट ऑयल है और इसको हेयर ऑयल के हिसाब से GST नहीं लगानी चाहिए। वैसे ही नेस्ले की जो किटकैट चॉकलेट है इस पे भी नेस्ले ने कहा कि ये बिस्किट है ना कि चॉकलेट। चॉकलेट पे जो GST की दर है वो ज्यादा है जबकि बिस्किट पे कम है, तो इसको टैक्स अथॉरिटी ने भी बाद में माना कि ये बिस्किट ही है। और इसी प्रकार डाबर का लाल दंत मंजन है, इस पे भी कंपनी ने कहा कि ये मेडिसिनल ड्रग है और ना कि टूथ पाउडर पे GST की दर ज्यादा है। तो इस प्रकार कई सारे टैक्स क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट होते रहते हैं और GST के आने से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस तरीके के क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट अब कम हो जाएंगे, क्योंकि उस समय GST को लेकर ये बात थी कि 1 कंट्री 1 टैक्स वाले सिद्धांत पे GST को लाया जाएगा।
लेकिन जब जीएसटी में भी मल्टीपल टैक्स स्लैब्स आए हैं तो ये क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट और ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब आइए देखते हैं कि जीएसटी क्या है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये लॉन्च हुई थी 1 जुलाई 2017 को। ये एक मल्टी स्टेज कॉम्प्रिहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और ये हर वैल्यू एडिशन पे लगता जाता है और इनपुट क्रेडिट भी मिलता है आपको जो पहले वाला टैक्स लिया गया है उस पर। और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है यानी कि अप्रत्यक्ष कर है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है और इसने कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपने अंदर समाहित कर लिया है। लेकिन कुछ आइटम्स हैं जो इससे छूट प्राप्त हैं जिनको, और वो हैं पेट्रोलियम, अल्कोहल, टोबैको, स्टैम्प ड्यूटी। और इन आइटम्स पे ये छूट इसीलिए दी गई है क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन आइटम से आता है। तो इसी वजह से राज्य सरकारों ने कहा कि इन आइटम्स को जीएसटी के बाहर रहने दिया जाए। और जो स्लैब्स हैं इसके अंतर्गत वो हैं 5, 12%, 18% और 28%। और कुछ आइटम्स पे 0 भी लगता है जो कि एसेंशियल नेचर के हैं या फूड आइटम्स हैं। इन दो फिगर में भी हम जीएसटी के बारे में और ज़्यादा समझ सकते हैं कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ को जीएसटी ने अपने अंदर समा लिया है। तो एक तो है एक्साइज ड्यूटी, दूसरा है सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सरचार्ज एंड सेस, वैट, टैक्सेस ऑन लॉटरी, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे वो थे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स और सरचार्ज एंड सेस। जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस थे वो थे वैट, टैक्सेस ऑन लॉटरी, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स। और जो 4 स्लैब हैं वो है 5%, 12%, 18% और 28%। और अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो जीएसटी कई सारे देशों में लागू है, लेकिन इनकी जो रेट है वो अलग अलग है अलग अलग देशों में। और भारत में जो मेजॉरिटी ऑफ आइटम्स हैं वो 18% या उसके अंदर रखे गए हैं। जबकि यूके और फ्रांस की बात की जाए तो ये करीब 20% के आसपास है। ब्राज़ील में ये 42% तक है। चाइना की बात की जाए तो 17%, मैक्सिको 16%, ऑस्ट्रेलिया 10%, जापान और स्विट्जरलैंड 8%, थाईलैंड 7%, मलेशिया 6% और कनाडा 5%। लेकिन अगर मलेशिया की बात की जाए तो मलेशिया की सरकार ने जीएसटी को रिवोक कर लिया है, यानी जीएसटी को हटा दिया गया है मलेशिया से, क्योंकि ये काफ़ी अनपॉपुलर था वहाँ। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए आप देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स को। तो एडिटोरियल बताता है कि सरकार द्वारा केंद्र एवं राज्य स्तरों पर विभिन्न करों को समाप्त करने का वादा नवीन कर प्रणाली जो कि जीएसटी थी उसकी सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक था। और जीएसटी के द्वारा सरकार का यही कहना था कि जो अभी बहुत सारे टैक्सेस हैं और बहुत सारे टैक्स स्लैब्स हैं इनको हटाकर सिर्फ एक टैक्स रह जाएगा और व्यापार में बहुत ही आसानी हो जाएगी। लेकिन जीएसटी के आने के बाद भी ये परेशानी बनी रही है क्योंकि जीएसटी में कई सारे स्लैब्स सरकार ने रखे हैं और इसके पीछे कुछ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज भी हैं जो कि सरकार को फेस करनी पड़ रही हैं। और एडिटोरियल कहता है कि जो नई कर प्रणाली यानी कि जीएसटी की रिजीम है इसको लागू करने के पश्चात भी भारत में जो अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, इसमें निरंतर जटिलता बनी हुई है। और इस चीज़ को उजागर करता है जो हाल का ही टैक्स डिस्प्यूट है जिसपे कि जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है कर्नाटक की, इसका फैसला आया है जिसने जो परोठा है जो कि केरल की एक डिश है उसके और चपाती यानी कि रोटी के बीच में एक डिफ्रेंशिएशन किया है। और जहां चपाती के ऊपर 5% की दर से जीएसटी लगाई गई है वहीं परोठा के ऊपर 18% की दर से लगाई गई है। और इस चीज़ के पीछे अथॉरिटी ने ये माना है कि फ्रोज़न और प्रिजर्व्ड परोठा खाकरा या चपाती से अलग है क्योंकि खाकरा और चपाती को डायरेक्टली खाया जा सकता है जबकि ये जो फ्रोज़न या प्रिजर्व्ड परोठा है उसको पहले गर्म करना पड़ता है और इसी वजह से इस पे 18% की दर से जीएसटी लगाई गई है। और ऐसे कई सारे मामले आते रहे हैं क्योंकि कई सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के लिए लोअर टैक्स स्लैब्स को चाहती हैं जिससे कि उनका मार्जिन बना रहे और इस वजह से वो हमेशा टैक्स अथॉरिटीज के पास जाती हैं। अगर उन पे 12% की दर से टैक्स लग रहा है तो वो चाहते हैं कि 5% की दर से टैक्स लगे जिससे कि उनका मार्जिन सुरक्षित रहे और ज़्यादा बढ़े। और ये मामला तब भी आया जब
टूथपेस्ट पे टैक्स को 18% से 5% कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो टूथपेस्ट की प्राइसेस हैं मार्केट में उनमें कोई खास कमी देखने को नहीं मिली। तो जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि कंपनीज अपने फायदे के लिए कभी कभार ऐसे डिस्प्यूट लेकर आती हैं क्लासिफिकेशन वाले। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि मल्टीपल टैक्स स्लैब्स होने की वजह से कन्फ्यूजन बढ़ता है और कंपनीज को भी ये डर रहता है कि ऐसा ना हो कि टैक्स डिपार्टमेंट उनके ऊपर बाद में कोई टैक्स की मांग रख दे कि वो कम वाले स्लैब में अपना प्रोडक्ट बेच रही थी जबकि उन पर हायर स्लैब लागू होगा। तो ये भी एक चिंता का विषय है। और जब जीएसटी सिस्टम को लाया गया था तो इससे आशा थी कि जो पहले के दिक्कतें थी टैक्स सिस्टम में, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में, वो सब अब खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। और जीएसटी को पहले ये भी कहा जाता था कि ये गुड एंड सिंपल टैक्स सिस्टम होगा, लेकिन जैसा कि अभी देखा गया है कि बहुत लोग मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हितकारी भी नहीं हुआ है, यानी कि ये बहुत गुड भी नहीं रहा है और सिंपल तो बिल्कुल ही नहीं रहा है। ये भी अपने हिसाब से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और जब जीएसटी को लाया गया था तो ये भी बात की गई थी कि एक राष्ट्र एक कर, लेकिन जैसा सिस्टम वास्तव में बना है उससे लगता है कि वन कंट्री मल्टीपल टैक्सेस ज़्यादा सही है जीएसटी के मामले में। और ये मांग लगातार की जा रही है कि टैक्स स्लैब में कमी लानी चाहिए और भारत को कहीं यूनिफॉर्म टैक्स रेट की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन भारत सरकार का ये मानना है कि यूनिफॉर्म टैक्स रेट चाहे वो 14% जैसी कोई रेट भी क्यों ना हो, वो भारत के लिए बहुत सही नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें जो लग्जरी गुड्स हैं और जो एसेंशियल गुड्स हैं इनमें कोई फर्क नहीं रहेगा टैक्स के मामले में, और ये फिर जो गरीब लोग हैं उनके हितों के खिलाफ जाएगा। और इसी वजह से शायद भारत जैसे देश के लिए एक सिंगल टैक्स रेट बहुत ही सही नहीं होगी, ऐसा सरकार का मानना है। और एडिटोरियल में ये भी बताया गया है कि कर्नाटक में अब परोठा और रोटी के बीच में जो भेद किया गया है टैक्स रेट को लेकर, उससे अब ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे और भी बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स को लेके क्लैरिटी के लिए जाएं और उनके क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट शुरू हो। और इस वजह से क्या होता है कि जो ऑफिशियल्स हैं, टैक्स ऑफिशियल्स हैं, उनके डिस्क्रिशनरी पावर्स बढ़ जाते हैं। और जीएसटी लाने का एक और वजह ये भी थी कि ऑफिसर्स के जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उनमें कमी आए और टैक्स स्ट्रक्चर इस तरीके से बने कि उसमें एकदम ट्रांसपेरेंसी रहे। तो एडिटोरियल का कहना है कि इस तरीके के मामलों के बढ़ने से ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है ऑफिशियल्स का, ये भी बढ़ेगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और अंत में एडिटोरियल बात करता है कि रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, यानी करों का तर्कसंगत होना, ये बहुत ही जरूरी है और इसके लिए स्लैब की संख्या कम करने की जरूरत है। और इस पर लगातार बातचीत होती रही है पिछले कई वर्षों से, लेकिन अब जीएसटी काउंसिल को चाहिए कि वो इस पे आगे बढ़े और ना केवल जो टैक्स के लिए छूट प्राप्त है, जो कि बहुत सारी छूटें हैं, उनको कम किया जाए, बल्कि जो टैक्स रेट्स हैं उनमें भी कमी लाई जाए। और तभी भारत एक अच्छी इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम की ओर बढ़ सकेगा। और जो जीएसटी रिजीम है ये पूरे देश के लिए जो इसका वादा था कि ये लाभ पहुंचाएगी व्यापारी वर्ग को भी और जो उपभोक्ता वर्ग है उसको भी, तभी ये सार्थक हो पाएगा। तो ये थे इस एडिटोरियल के की पॉइंट्स। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। तो आज की कॉन्सेप्ट्स में हम देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये एक इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष, कॉम्प्रिहेंसिव, मल्टी स्टेज यानी कि अलग अलग स्टेजेस में लगने वाला कर है और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इससे पहले वाला जो टैक्स सिस्टम था वो सोर्स बेस्ड था, तो अब ये जहां इसका कंजम्पशन होता है वहां लगता है और सारे जो वैल्यू एडिशन होते हैं इसमें कदम कदम पे उन पे लगता जाता है। और उससे पहले वाले स्टेज के लिए आपको इनपुट क्रेडिट भी मिलता है। और जीएसटी कब से लागू हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1 जुलाई 2017। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 का। ये दोनों जानकारियां आपको प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जीएसटी को लाया गया था कि ये कई सारे केंद्र के और राज्यों के करों को एक सिंगल टैक्स में समाहित कर ले और इसको हर प्रोडक्शन के स्टेप पे लगाया जाता है और रिफंड भी दिया जाता है सारे स्टेजेस पे, सिवाय जो फाइनल कंज्यूमर है। तो अगर कोई टूथपेस्ट बन रहा है और उसके बनने में 3 स्टेजेस हैं जब तक वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो स्टेज 2 में
स्टेज 3 में इनपुट क्रेडिट मिलेगा, लेकिन फाइनल कंज्यूमर को कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो पूरे पैसे देंगे इस टूथपेस्ट के लिए। तो इस तरीके से जो कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं कि लगातार टैक्स पे टैक्स का लगना, वो जीएसटी के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है और ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है जीएसटी सिस्टम की। क्योंकि जीएसटी के अभाव में टैक्स पे टैक्स लगता जाता था, तो अगर यहाँ टैक्स लग रहा है तो फिर इसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है और फिर इनको फाइनल कंज्यूमर के पास भी पूरा टैक्स लग रहा है। तो इस वजह से ये किसी के फायदे में नहीं था, लेकिन अब जीएसटी से ये सुधार आ गया है। और जो 3 टैक्स जीएसटी के अंतर्गत हैं वो हैं सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। और इसके अंतर्गत जो 5 स्लैब हैं अभी, तो 0 का, 5% का, 12% का, 18% का और 28% का। आइए अब देखते हैं जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको आर्टिकल 279A के अंतर्गत बनाया गया है। तो ये भी बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है आपको पीटी के हिसाब से। और जीएसटी काउंसिल को चेयर करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और इनके दूसरे मेंबर होते हैं यूनियन स्टेट मिनिस्टर, रेवेन्यू के, फाइनेंस के, और जो बाकी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। और ये एक फेडरल बॉडी है जहाँ की सेंटर और स्टेट दोनों का रिप्रेजेंटेशन है। और जो सारे निर्णय होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के, ये मीटिंग में लिए जाते हैं 3/4 मेजोरिटी से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें वोटिंग का वेटेज है वो है 1/3, जबकि राज्य सरकारों का कुल मिला के जो वोटिंग का वेटेज है वो है 2/3। तो इस तरीके से ये एक फेडरल सिस्टम का बहुत ही अच्छा उदाहरण है जीएसटी काउंसिल। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो जीएसटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी को कब लाया गया था, कौन से साल में, और क्या डेट थी, वो आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। कितने स्लैब हैं इसके, तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो इस तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर कोई भी आइटम न्यूज़ में है और उसके टैक्स रेट पे कोई परिवर्तन हुआ है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे अभी परोठा को लेके कंट्रोवर्सी है। और जीएसटी के फीचर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये कॉम्प्रिहेंसिव है, मल्टी स्टेज है और एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ना कि सोर्स बेस्ड। और कौन कौन से आइटम्स को जीएसटी से बाहर रखा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसके अंदर हैं या बाहर हैं, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे। और अगर मेंस की बात की जाए तो जीएसटी रिजीम को लाने के समय कुछ आशाएं थी, तो जीएसटी आने के बाद उन आशाओं पे कितना खरा उतरा है, इस पे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि क्या जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उसने पूरी की हैं या नहीं, और अगर कुछ चुनौतियां हैं तो वो क्या हैं और उन पे कैसे काम किया जा सकता है। कुछ सजेशंस या सुझाव भी आपकी तरफ से आ सकते हैं कि जीएसटी पे ये सुधार आने चाहिए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है कि 1 कंट्री 1 टैक्स, और जीएसटी को लाने के समय ये बहुत ही ज़्यादा मांग उठी थी कि जीएसटी के आने से अब एक सिंगल टैक्स लगेगा एक सिंगल रेट पर। लेकिन भारत के लिए क्या एक सिंगल टैक्स रेट, चाहे वो 14% हो, 12% हो, ऐसा कोई भी फिगर कितना प्रैक्टिकल है भारत जैसे देश के लिए जहाँ की इनकम डिस्पैरिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो इससे जो नुकसान हो सकता है वो ये है कि आप कोई एसेंशियल फूड आइटम को भी 12% पे टैक्स लगाएंगे और पता चला कि आप एक लग्जरी कार पे भी 12% टैक्स लगाएंगे। तो इस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और एक अगर सिंगल टैक्स रेट होगा तो वो जो गरीब तबका है उसके खिलाफ जाएगा। तो सरकार का ये आर्गुमेंट है और इसमें काफ़ी वजन भी है। तो आपको इसके पक्ष और विपक्ष में पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।